तो चलो आज अकाउंटिंग रेशियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अपने कंपनी के साथ ना काफ़ी लोग जुड़ा हुआ है। उनमें से देखो तो ये सबको पहचानते हो कि नहीं? हाँ, कौन है? शेयर होल्डर्स है, मैनेजमेंट है। अच्छा, जो माल देता है सप्लायर्स है, जो लोन देता है बैंकर्स है, अलग सा लेंडर्स है। अच्छा, अपना कंपनी में भी इन्वेस्टर्स लोग भी है। इन लोगों को ना अपना अपना जो कंपनी में इन्वॉल्वमेंट है उसको सेव करने के लिए कंपनी का जानकारी चाहिए। कंपनी का जानकारी के लिए वो लोग ना अपना कुछ रेशियोज देख लेते हैं कि इसको अगर समझ लिए तो समझ में आ गया कि अपना जो माल है, अपना जो रुपया है, ये कंपनी में सेफ है। तो इसी कारण ना ये रेशियोज बनाया जाता है। और एक बात है, यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स है और मैनेजमेंट है, इन लोगों को तो सब कुछ जानना है। तो ये लोग को तो हर एक रेशियोज का मालूमात होना चाहिए। तो देखते हैं कैसे होता है। जैसे कि ये लोग क्रिएटर्स लोग जो माल देता है, लेंडर्स लोग जो रुपया देता है, बैंकर्स रुपया देता है, शेयर होल्डर्स का फंड लगा हुआ है, मैनेजमेंट को सब कुछ देखना है। ये लोगों को ना देखना है कि अपना रुपया शॉर्ट टर्म के लिए सेफ है कि नहीं है। मान लो क्रेडिटर जो माल देता है वो तो देगा तुमको माल क्रेडिट पे तभी देगा जबकि उसको पता चलेगा कि हाँ भाई, मेरा माल जो जा रहा है इसका रुपया मुझे मिल जाएगा समय पे। तो समय पे मिलने के लिए इनको तो शॉर्ट टर्म जो सॉल्वेंसी है, मतलब कंपनी दे पाएगा तो इस बारे में जानकारी होना चाहिए। और लेंडर्स और बैंकर जो शॉर्ट टर्म के लिए लोन देगा, रुपया देगा, तो उसको भी जानकारी होना चाहिए कि कम समय में ये रुपया दे पाएगा। तो इसलिए ना ये लिक्विडिटी रेशियोज का कैलकुलेशन होता है। तो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पता चल जाता है, ठीक है ना। इसके बाद फिर से देखो, ये लेंडर्स, बैंकर्स, शेयर होल्डर्स, मैनेजमेंट को ये पता होना चाहिए कि अगर बाहर से हम बड़ा अमाउंट का लोन ले रहे हैं, वो अमाउंट सेफ है। तो जो लोग दे रहे हैं जैसे लेंडर्स, हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए लोन दे रहा है, बैंकर्स लॉन्ग टर्म के लोन दे रहा है, तो लोन अगर देगा तो उनको उन लोगों को तो ये भी पता होना कि लॉन्ग टर्म के बाद ये कंपनी मेरा रुपया लौटा पाएगा या नहीं। इसलिए उनको लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी का भी मालूम होना चाहिए कि दे पाएगा कि नहीं। तो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज कैलकुलेट होना है। अच्छा, इसके बाद क्या है, ये लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि नहीं कि अपना जहाँ पे रुपया लगा हुआ है उसमें से वो फंड अपना एसेट में लगा हुआ है, फिक्स्ड एसेट में, हाँ, सेल बढ़ाने में लगा हुआ है। तो उन लोगों को टर्नओवर का रेशियो मालूम होना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट होना है। अच्छा, जो लोग जो लोग आगे रुपया लगाएगा, बैंकर्स का रुपया लगा हुआ है, हाँ, तो इन लोगों को रुपया जो लगा हुआ है, इन लोगों को तो ये भी मालूम होना है कि कंपनी में प्रॉफिट कितना आएगा, प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, क्या घटने वाला है या क्या हो रहा है। तो इसके बारे में मालूम होना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज जितना भी है ये कैलकुलेट करना है कंपनी को, तो इससे कि इन लोगों को पता चल जाए कि क्या रेशियोज कैसे क्या हो रहा है। तो यही बात है, इसके कारण अकाउंटिंग रेशियोज किया जाता है। अभी देखते हैं आगे। हम लोगों को ना ये रेशियोज का नाम कैसे बना है ये जानना बहुत ज़रूरी है, और इसका कैलकुलेशन कैसे होगा ये जानना ज़रूरी है। इसलिए क्या होगा कि तुम लोगों को ये रट्टा मारने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि रट्टा मारते रहो और बाद में जब टाइम है भूल जाओ। ऐसा करने का ज़रूरत नहीं होगा। तो देखते हैं कि कैसे इस रेशियोज का नाम बनता है। तो चलते हैं, पहले ना लिक्विडिटी रेशियोज ये करेंगे। लिक्विडिटी रेशियोज क्या है कि इसमें ना जितना भी पहले बोल दे कि रेशियोज बनता कैसे है। कोई भी रेशियो नाम से पता चलेगा कि उसमें से दो एलिमेंट का नाम ही मालूम हो जा रहा है, और
कई कई रेशियोज में देखा जाएगा कि एक एलिमेंट का नाम पता चल रहा है। तो ऐसे अगर दो एलिमेंट का नाम अगर पता चल जाता है तो वो दो एलिमेंट ही अगल बगल में रखने से ही रेशियोज बन जाता है। ये सबसे आसान तरीका है, क्योंकि रेशियो बनाने में हम लोगों को कम से कम दो एलिमेंट चाहिए। तो अगर कोई रेशियो में दो एलिमेंट का नाम है, हाँ, तो वो दो एलिमेंट अगल बगल में रखने से ही अपना रेशियोज बन जाता है। पहला नाम देखते हैं, करेंट रेशियो। करेंट रेशियो में एक ही वर्ड है, करेंट। तो ये करेंट वर्ड कहाँ पे मिला है? एक बार बैलेंस शीट को याद करो तो पता चल जाएगा। हाँ, है ना, करेंट लायबिलिटीज, करेंट एसेट्स। अच्छा, तो इन दोनों को ना अगल बगल में रखना है। तो अगल बगल में रखने से जो रेशियो बनता है वही है करेंट रेशियो। रख देते हैं अगल बगल में। अच्छा, मैंने लिखा करेंट एसेट्स इज टू करेंट लायबिलिटीज। अब तुम क्या बोलोगे, भैया करेंट लायबिलिटीज क्यों पहले नहीं लिखे? बात तो सही है। अच्छा, मान लो तुमको दही का घोल पीना है आज घर में। तुम दुकान गए तो दही घोल तो बनता है खट्टा दही से। तुम दुकान में यही तो मांगोगे, भैया 100 ग्राम का खट्टा दही दे दीजिए। तो यही तो बोलोगे, या ये बोलोगे एक दही खट्टा दीजिए। तो कौन सा बोलोगे? खट्टा दही ही बोलोगे। तो वही बात है, मतलब करेंट एसेट्स इज टू करेंट लायबिलिटीज रखना और करेंट लायबिलिटीज इज टू करेंट एसेट्स रखना, बात तो एक ही है। लेकिन जैसे खट्टा दही बोला जाता है, दही खट्टा नहीं बोला जाता है, इसलिए करेंट एसेट्स इज टू करेंट लायबिलिटीज ही बोला जाएगा, बस और कोई रीजन नहीं है। तो हो गया, करेंट एसेट्स हम लोगों को मालूम है, करेंट लायबिलिटीज हम लोगों को मालूम है, बैलेंस शीट से आराम से मिल जाता है। इसके बाद लिक्विड रेशियो और क्विक रेशियो। ये जो है ना, क्विक एसेट्स एंड क्विक लायबिलिटीज से ये रेशियो बनेगा। हर क्विक एसेट्स करेंट एसेट्स होता है एंड हर क्विक लायबिलिटीज करेंट लायबिलिटीज होता है, लेकिन हर करेंट एसेट्स क्विक एसेट्स नहीं होता है, हर करेंट लायबिलिटीज क्विक लायबिलिटीज नहीं होता है। तो इसमें क्या है, इसमें ऐसा है कि हम लोगों का करेंट एसेट्स का जितना भी करेंट एसेट्स हम लोगों को मालूम है, उसका नेक्स्ट एक्शन अगर वो आइटम कैश में कन्वर्ट होने वाला है तो वो क्विक एसेट्स हुआ, अगर नहीं तो वो क्विक एसेट नहीं हुआ। ठीक है, तो पहले क्विक रेशियो से ही पता चल जाता है कि क्विक एसेट्स एंड क्विक लायबिलिटीज अगल बगल में रखना है। तो ये है रेशियो। अभी करेंट एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटीज थोड़ा देख लेते हैं। ये सब करेंट लायबिलिटीज है और करेंट एसेट्स ही है। करेंट एसेट्स में पहले बोलते हैं सन्नी डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, ये सब का नेक्स्ट एक्शन सोच के देखो, ये कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर मतलब सन्नी डेटर्स से अगला एक्शन तुमको रुपया मिलना है, बिल्स रिसीवेबल से अगला एक्शन तुमको रुपया मिलना है, एक्रूड इनकम से अगला एक्शन तुमको रुपया मिलना है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस से अगला एक्शन तुमको रुपया मिलना है, जिसको दिए वो लौटाएगा। ठीक है ना, कैश वो लिक्विड पोजीशन में है, बैंक भी लिक्विड पोजीशन में, मार्केटेबल सिक्योरिटीज वो कभी भी लिक्विड में कर सकते हो। अच्छा, एक चीज है स्टॉक, इसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? ये हो सकता है कि रॉ मटेरियल के हालत में है, हो सकता है वर्क इन प्रोग्रेस में है, हो सकता है फिनिश गुड्स में है। तो ये चीज का नेक्स्ट एक्शन ये हो जाएगा, कैश नहीं होगा, क्योंकि ये तो अभी तक डेटर्स के हाथ में भी नहीं पहुंचा। कम से कम डेटर्स के हाथ में पहुंचेगा या शोरूम में पहुंचेगा, फिर कैश में बिकेगा, लेकिन इसका तो नेक्स्ट एक्शन तो कैश कभी भी नहीं है। तो ये तो क्विक एसेट नहीं होगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये तो तुमने ऑलरेडी खर्चा कर दिया है, ये तो एडजस्ट होगा। मान लो एडवांस रेंट दे के बैठे हो, तो वो क्या रुपया तुमको वापस मिलेगा? वो तुम जैसे जैसे रूम को यूज करोगे वो रेंट एडजस्ट होता जाएगा, लेकिन वो कैश में कन्वर्ट नहीं होगा। एडवांस टैक्स क्या होता है?
ये भी सोच के देखो, तुमको मालूम है कि मेरा इनकम इतना होने वाला है तो एडवांस टैक्स तो देना है, तो जितना अल्टीमेटली टैक्स लायबिलिटीज बनेगा तो उससे तो एडवांस टैक्स लेस होगा, एडवांस टैक्स तो वापस आने वाला नहीं है, ये तो लायबिलिटीज के साथ एडजस्ट होगा। तो ये तीनों ना नेक्स्ट एक्शन इसका कैश नहीं है। तो ये तीन को करंट एसेट से हटा के जितना एसेट बचता है वही अपना क्विक एसेट है। अच्छा, क्विक लायबिलिटीज बोल के ना कुछ नहीं होता है, मतलब यहाँ पे हर करंट लायबिलिटीज को ही क्विक लायबिलिटीज माना जाएगा, क्योंकि बैंक ओडी एंड सीसी का नेक्स्ट एक्शन कैश पेमेंट नहीं भी हो सकता है, लेकिन इस बात को इग्नोर करके हर करंट लायबिलिटीज को ही क्विक लायबिलिटीज माना जाता है। तो रेशियो अपना क्विक एसेट्स इज टू करंट लायबिलिटीज ही होगा। तो देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। ये है कुछ फिगर बिठा दिए, टोटल करंट लायबिलिटी से 40,000, टोटल करंट एसेट से 80,000, तो अपना करंट रेशियो कैसे बनेगा, अगल बगल में रखना पड़ेगा। 80,000 इज टू 40,000, 2:1 हो गया। फिर क्विक रेशियो, क्विक रेशियो क्या हुआ, क्विक रेशियो से करंट एसेट से ये तीन घटेगा, जो अपना नेक्स्ट एक्शन ये कैश नहीं है, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस टैक्स हटा दिए, रह गया क्या, अपना ओनली क्विक एसेट्स रह गया। क्विक एसेट जो रह गया उसके साथ में करंट लायबिलिटीज कर दी, 11:8 हो गया। ऐसे करना है तुमको भी। इसके बाद चलते हैं, इसके बाद लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो देखेंगे। एक बात पहले भी बोले थे, ये किस किस को देखना है वो दिखा दिए थे। अच्छा, रेशियोज का नाम से ही ना रेशियो कैसे बनाना होता है वो तुमको मालूम होना चाहिए। पहला बात, अगर दो एलिमेंट का अगल बगल में नाम लिखा हुआ है एंड बगल में लिखा हुआ है कि रेशियो, मतलब दो एलिमेंट का नाम से ही रेशियो का नाम पूछा है, तो जो एलिमेंट का नाम पहले है वही अपना न्यूमरेटर है, और जो एलिमेंट का नाम सेकंड में आया है वो डिनोमिनेटर है। एक आसान सा तरीका है, सिर्फ जानना है कि वो फिगर कैसे आता है। तो देखते हैं, डेट इक्विटी रेशियो, यानी कि जैसे बोला था दो एलिमेंट है, डेट एंड इक्विटी, तो ऊपर कौन जाएगा, डेट जाएगा, नीचे कौन आएगा, इक्विटी रहेगा, बस यही है अपना रेशियो बन जाएगा ऐसे। नेक्स्ट क्या है, अच्छा ये भी एक चीज है, जैसे अगर सिंगल एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट है, कोई दूसरा नाम नहीं है, तो प्रोप्राइटरी मतलब प्रोप्राइटर का फंड, तो प्रोप्राइटर रिलेटेड फंड तो न्यूमरेटर रहेगा। डिनोमिनेटर क्या रहेगा, डिनोमिनेटर वो रहेगा जो बेस्ट ऑप्शन है वो रहेगा। अगर प्रोप्राइटरी फंड तुम्हारा लायबिलिटी साइड में है तो इसका इसके साथ को किसको कंपेयर किया जा सकता है, टोटल एसेट को, तो वही बेस्ट ऑप्शन है, तो टोटल एसेट्स ही आएगा, बस यही है। इसके बाद क्या है, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, वही दो एलिमेंट का नाम आ गया। अगर दो एलिमेंट का नाम आ गया तो पहला नाम ऊपर रहेगा और सेकेंड नाम नीचे रहेगा, टोटल एसेट्स टू डेट हो जाएगा, बस ऐसे ही रेशियो बनता है। अच्छा, इस रेशियो जो इतना सारा बोले ना अभी तक, तो ये ना बैलेंस शीट को एक बार देखना है, बैलेंस शीट से कुछ चीजें पता होता है, तो वो करने से, वो मालूम होने से ना तुमको जितना भी साम आएगा वो सब करने में आसानी होगा। देखो बैलेंस शीट देखो, पहले क्या है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसमें शेयर होल्डर्स फंड आता है, नॉन करंट लायबिलिटी से, करंट लायबिलिटी से, एसेट में नॉन करंट एसेट से, करंट एसेट से। इसको अगर देखना चाहो मन से तो एक बार ना पॉज करके इस बैलेंस शीट को देखना, तो और भी समझ में आ जाएगा। अच्छा, मैंने ना शेयर होल्डर्स फंड को ब्रैकेट करके ए बोला है, और नॉन करंट लायबिलिटीज को बी बोला है, करंट लायबिलिटीज को सी बोला है, नॉन करंट एसेट्स को डी बोला है, करंट एसेट्स को ई बोला है ना। अच्छा, ये जो प्रोप्राइटरी फंड और इक्विटी जिसको बोलते हैं ना, वो ए ब्रैकेट को बोलते हैं, मतलब शेयर होल्डर्स फंड, उसमें क्या आएगा, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस आ जाएगा, उसमें अगर कोई नेगेटिव प्रॉफिट रहे और वो भी एडजस्ट होकर जो रिजल्ट रहेगा वही इक्विटी और प्रोप्राइटरी फंड रहेगा, इसको इक्विटी बोला गया। हाँ, इक्विटी मतलब प्रोप्राइटरी फंड, इक्विटी ओनली इक्विटी, इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं, इक्विटी मतलब ओनली इक्विटी और प्रोप्राइटरी फंड। इसको कैसे जाना जाता है, ए ब्रैकेट से पहचाना जाता है। मान लो कोई साम में ए ब्रैकेट वाला इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं, तो तुम्हारे हाथ में दूसरा ऑप्शन रहना चाहिए, क्या, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स टोटल कर लेंगे, ये तो ऑप्शन रहेगा ही। उससे करंट लायबिलिटीज घटा देंगे, उससे नॉन करंट लायबिलिटीज घटा देंगे,
हम्म ये घटा के जो निकलेगा वही इक्विटी और प्रोप्राइटरी फंड होगा। यही तो, और में तो वही हो सकता है। देख लो एक बार, फिगर समझ लो। मतलब अगर ए ब्रैकेट नहीं रहा, इसका मतलब डी प्लस ई को जोड़ने से सी माइनस करेंगे, बी माइनस करेंगे, ए निकल आएगा, क्योंकि बैलेंस शीट का दोनों तरफ का टोटल तो मैच है। तो एक टोटल से दो एलिमेंट जो और भी है वो माइनस कर दिए, तो तीसरा जो ए ब्रैकेट होना चाहिए, मिलना चाहिए था, वो मिल गया। तो अगर डायरेक्टली ए ब्रैकेट का इंफॉर्मेशन है तुमको, तो इक्विटी प्रोप्राइटरी फंड मिल जाता है। अगर नहीं है तो देखना दूसरा ऑप्शन यही रहेगा ही रहेगा। अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? ये ना प्रोप्राइटरी फंड के साथ डेट को अगर जोड़ देते हैं तो मिल जाता है। मतलब ब्रैकेट ए के साथ ब्रैकेट बी अगर जोड़ देते हैं ना, कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाता है। अच्छा, फिर से वही बात, अगर इस इंफॉर्मेशन मिसिंग है तो टोटल एसेट्स मतलब डी प्लस ई से काइंड लायबिलिटीज घटा देते हैं तो ए प्लस भी रह जाएगा ना। ये जो मैं बोल रहा हूँ इसको ना तुमको काफी अच्छे से समझना है। तो ये समझ गए ना तो तुमको कोई भी सम आसान लगेगा कि कोई बात ही नहीं है इसको करने में। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, वर्किंग कैपिटल का क्या मतलब हुआ? करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। ऐसा अगर है मतलब डायरेक्टली ई माइनस सी का इंफॉर्मेशन मिल जाए तो मेरा वर्किंग कैपिटल निकल जाएगा। अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं रहा तो मेरे पास ए प्लस बी वाला ऑप्शन रहेगा। शेयर होल्डर्स फंड का भी ऑप्शन इंफॉर्मेशन रहेगा, नॉन करेंट लायबिलिटीज का भी इंफॉर्मेशन रहेगा। उससे अगर नॉन करेंट एसेट्स अगर घटा पाए तो मेरा वर्किंग कैपिटल निकल जाता है ना बात। तो इसको एक बार फिगर में डाल दे, फिगर में डाल के इसको देखते हैं। ये देखो, फिर से इसको समझने के लिए पॉज कर देना, एक बार पॉज करके जो मैं बोला वही चीज देखना। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अगर तुमको देखना है यहाँ पे पॉज कर देना और जो मैं बोला वही चीज इसमें देख लेना। ओके, आगे बढ़ रहा हूँ। इसके बाद क्या है? टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो में ना जिसके साथ ये टर्नओवर वाला नाम जुड़ा रहेगा उसको ना तुमको ऊपर में रखना है। मतलब टर्नओवर को ऊपर में रखना है। मैं क्या बोला? जिसके साथ ये टर्नओवर वाला वर्ड जुड़ा है उस हर एक रेशियो में टर्नओवर ऊपर रहेगा, न्यूमरेटर रहेगा। हो गया? तो यही बात है। तो देखते हैं क्या क्या टर्नओवर रेशियो है। मेरे पास फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो है, करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो है, डेटर्स टर्नओवर रेशियो है, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो है। मैं क्या बोला? हर एक टर्नओवर रेशियो में टर्नओवर न्यूमरेटर रहेगा। चलो करते हैं। कर दिया। मेरा बात जब तक खत्म ना हो कोई भी डिसीजन अभी मत ले लेना, बोलने दो पहले। तो मैंने क्या किया? हर एक टर्नओवर को न्यूमरेटर कर दिया। अब जो रह गया, जो एलिमेंट अभी रह गया उसको डिनोमिनेटर करेंगे। देख लेते हैं। मतलब हो गया फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, वर्किंग कैपिटल, स्टॉक, डेटर्स, क्रेडिटर्स कर दिए, है ना। मेरा बात खत्म नहीं हुआ, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अभी डिसीजन मत ले लेना कि ये बोलना चाहिए था, वो बोलना चाहिए था। बात सुनो पहले। हो गया, अभी फिर आगे बढ़ते। अच्छा, टर्नओवर का मतलब क्या हुआ? टर्नओवर है ना प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से, मेरे अपने पास जो प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है उस हिसाब से ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया ना, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डाल दिए। हो गया। अच्छा, एक बात देखो, स्टॉक टर्नओवर में देखो। अच्छा, स्टॉक का वैल्यूएशन किस में होता है भाई? कॉस्ट में होता है ना। ट्रेडिंग सोचो, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट में होता है ना। अच्छा, अगर कॉस्ट में होता है तो रेवेन्यू तो सेलिंग प्राइस में, तो रेवेन्यू कैसे डाला जाएगा? तो रेवेन्यू तो नहीं डाला जा सकता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करना पड़ेगा इसकी जगह में, ठीक है ना। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इसमें डाला नहीं जा सकता है। अच्छा, एक बात सोचो, अभी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया मतलब सेल्स। अच्छा, एक दुकान में गए, तुम बोले भैया एक दूध चाय देना या कटिंग चाय देना। वो चाय वाला बोल दिया भैया कटिंग चाय भी नहीं है, दूध चाय भी नहीं है। तो नेक्स्ट ऑप्शन तुम्हारा क्या आएगा? तुम क्या ये बोलोगे मुझे आइसक्रीम दे दीजिए? नहीं बोलोगे ना। तुम क्या बोलोगे? चलो यार दूध चाय नहीं है, कटिंग चाय नहीं है, तो एक लाल चाय दे दीजिए। तो लाल चाय दे दोगे, पी लोगे, क्योंकि तुमको तो चाय पीना था। अभी दूध चाय कटिंग चाय नहीं मिला तो लाल चाय से भी काम चल सकता है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ना
इसका ऑल्टरनेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी है। तो ये हो गया फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में ना इसके जगह में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी चल सकता है। मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब तुम्हारा कटिंग चाय या दूध चाय तो तुम्हारा बेस्ट ऑप्शन था, अभी नहीं है, तुम लाल चाय पी तो लोगे, तो वही है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी चला सकते हो। लेकिन स्टॉक टर्नओवर रेशियो में ओनली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चलेगा, क्योंकि स्टॉक तो कॉस्ट में होता है और सेल्स तो अपना सेलिंग प्राइस में, तो सेलिंग प्राइस में कैसे होगा? हम्म तो नहीं हो सकता। अच्छा, इसके बाद क्या है कि डेटर्स टर्नओवर रेशियो में एक बार देखो। अच्छा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब क्या हुआ? कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, यही तो हो गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सेल्स तो मतलब तो यही तो है, सेल्स का मतलब कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। अच्छा, डेटर्स का कैश के साथ रिलेटेड है। अगर कैश सेल्स होता है तो हम लोग जर्नल एंट्री में डेटर्स का नाम लिखते हैं, कहीं पे कोई रिकॉर्ड होता है? नहीं होता है ना, क्रेडिट सेल में होता है। तो क्रेडिट सेल में अगर डेटर्स का नाम होता है, डेटर्स टर्नओवर रेशियो में पूरा का पूरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे लिख सकते? तो इसमें क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखना पड़ेगा। चलो लिख देते। अच्छा, रिटर्न लेस कर लेंगे। हम्म रिटर्न लेस कर लेंगे इससे, यही हुआ। अच्छा, इसके बाद सोचो, क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स तो रेवेन्यू के साथ जुड़ा हुआ ही नहीं है, तो ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? परचेस के साथ जुड़ा हुआ है। अगर परचेस के साथ जुड़ा है, फिर से वही बात, क्रेडिटर्स तो कैश परचेस के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, ये तो बेचारा क्रेडिट परचेस के साथ जुड़ा हुआ है, तो वैसे ही लिखेंगे, क्रेडिट परचेस से रिटर्न माइनस कर देंगे, ऐसा कर देंगे, हो गया। तो समझ में आ गया कि रेशियो कैसे बना। हम्म अच्छा, अभी चलते आगे बढ़ते। अच्छा, एक बात बोलो तो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो में देख के जो स्टॉक लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, एक स्टॉक मालूम होता है हम लोगों को? नहीं ना, हम लोगों को ओपनिंग स्टॉक का भी मालूम होता रहता है, क्लोजिंग स्टॉक का भी मालूम होता रहता है। तो दो स्टॉक तो यहाँ पे नीचे नहीं लिख सकते, किसी एक को लिखना है, और एक को लिखना ठीक नहीं होगा, तो दोनों का एवरेज निकाल देते हैं, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। तो जो स्टॉक लिखा हुआ है इसको हम एवरेज स्टॉक लिखेंगे या एवरेज इन्वेंटरी लिखेंगे। अच्छा, फिर से देखो, डेटर्स का भी ओपनिंग डेटर्स मालूम रहता है, क्लोजिंग डेटर्स मालूम रहता है, तो दोनों का एवरेज लिखना चाहिए जैसे स्टॉक में लिखे, तो इसका भी एवरेज डेटर्स लिखेंगे। क्रेडिटर्स का भी सेम है, तो इसका भी एवरेज क्रेडिटर्स लिखेंगे। अच्छा, और एक बात, लास्ट बात, डेटर्स जब बिल देता है, बिल रिसीवेबल देता है, तो हम लोग क्या एंट्री करते हैं? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। मतलब क्या हुआ? डेटर्स का और एक हिस्सा हुआ बिल रिसीवेबल। हम्म तो दोनों मिलके डेटर्स हुआ। हम्म तो दोनों मिलके डेटर्स हुआ, जिसको हम लोग रिसीवेबल्स बोलेंगे। तो डेटर्स का भी एवरेज लेंगे, बिल रिसीवेबल का भी एवरेज लेंगे, दोनों मिला के बिल्स क्या लिखेंगे इसको? एवरेज ये लिखेंगे, एवरेज बिल्स रिसीवेबल लिखेंगे, क्या बोलते हैं, एवरेज रिसीवेबल्स लिखेंगे, है ना? तो क्रेडिटर्स का भी सेम है, एवरेज क्रेडिटर्स, और बिल्स पेबल का भी एवरेज लेना पड़ेगा, क्योंकि बिल्स पेबल भी क्रेडिटर्स का ही हिस्सा है, तो इसको क्या बोलेंगे? एवरेज पेबल बोलेंगे। तो ऐसे यहाँ पे भी लेना पड़ेगा, डेटर्स टर्नओवर रेशियो में लेना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा एवरेज रिसीवेबल्स जो है डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। क्रेडिटर्स में भी ऐसा ही बोलना पड़ेगा, एवरेज पेबल्स यानी कि क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में तुमको मिलेगा ना, हर एक जो रेशियो का नाम बोला गया है, सिंगल एलिमेंट्स के नाम पे रेशियो बोला गया है। देख लो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, न्यू प्रॉफिट रेशियो, अरे नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो। ये जो नाम है ना, सिंगल एलिमेंट वाला रेशियो, तो ऐसे अगर रेशियो मिलता है तो ये तो न्यूमरेटर होगा। चलो न्यूमरेटर बना दिया, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बना दिए न्यूमरेटर। अच्छा, डिनोमिनेटर में बेस्ट ऑप्शन क्या है? वही जाएगा। अच्छा, ये सब जो रिलेटेड है, जितना भी प्रॉफिटेबिलिटी रिलेटेड है, ट्रेडिंग पीएल अकाउंट से या अकाउंट से जुड़ा हुआ है ना, मतलब अपना जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से जुड़ा हुआ है ना, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में बेस्ट फिगर कौन सा है जिसको कहीं पे भी ले सकते हैं? अच्छा, सेल्स है ना बेस्ट फिगर ऑप्शन। हम्म
तो डिनोमिनेटर होगा सेल्स, हर एक में सेल्स। अच्छा, नेट सेल्स लिख दिए, क्यों? रिटर्न तो माइनस करना पड़ेगा भाई। तो डिनोमिनेटर नेट सेल्स होगा। मतलब मैं क्या बोला, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में वन एलिमेंट से रेशियो का नाम दिया जाता है। वन एलिमेंट से दिया गया तो न्यूमरेटर होगा सबका। अच्छा, और डिनोमिनेटर कौन सा होगा? बेस्ट ऑप्शन वाला चीज डिनोमिनेटर होगा। इनटू 100 करना पड़ेगा क्योंकि परसेंटेज रेशियो दिया जाता है, यही है। ठीक है ना? तो ऐसे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज निकलता है। इसके बाद ना हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का भी थोड़ा समझना चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो है वो कैसे है। देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ये है। अभी इसको देखो, इसके बारे में ना तुम लोगों को कुछ रिलेशन मालूम होना चाहिए। मैं कुछ रिलेशन समझाता हूँ, देखो तो समझ पाते हो कि नहीं। पहला रिलेशन क्या है? कॉस्ट के साथ प्रॉफिट जुड़ता है तो सेल्स मिलता है, मालूम है, सबको मालूम है। लेकिन समय होने पर ना ये चीज अप्लाई करना भूल जाते हो। तो कॉस्ट के साथ प्रॉफिट ऐड होने से सेल्स मिलता है। तो अगर लेट 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोला जाता है, रिलेशन से समझो, मतलब ऑन जिसके पास साथ में है वो उसको तो 100 माना जाएगा। तो इफ कॉस्ट 100 प्रॉफिट विल बी 20, तो रिलेशन के हिसाब से जुड़ेगा, जुड़ के सेल्स हो जाएगा 120। अच्छा, दूसरा क्या है? लेट 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स, यानी कि ऑन तो सेल्स के पास लिखा हुआ है, यानी कि सेल्स को तो 100 बोलना पड़ेगा। तो प्रॉफिट तो लेस होके फिर कॉस्ट आएगा, तो प्रॉफिट 20 लेस हुआ, कॉस्ट मिला 80। ये बोलने का ये कारण है, मान लो ये परसेंटेज कोई भी दिया गया, ये और तुमको कोई भी एक फिगर दिया है और उससे तुमको दूसरा फिगर चाहिए, तो तुमको तो पहले तो एक रिलेशन तो समझना पड़ेगा। मान लो पहला ऑप्शन में तुम्हारे हाथ में फिगर है सेल्स वाला फिगर 1,20,000। अगर 1,20,000 फिगर है सेल्स, तो तुमको कॉस्ट चाहिए, तो सेल्स फिगर से उसका डिनोमिनेटर होगा सेल्स वाला रिलेशन, यानी कि 120, और तुमको जो चाहिए वो न्यूमरेटर होगा, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यही चीज मैं बोलना चाहता हूँ। अगर वहां पे ही कॉस्ट दिया हुआ है, मान लो कि 1,00,000 दिया हुआ है, तो डिनोमिनेटर तुम्हारा 100 होगा, और तुमको मान लो पहुंचना है प्रॉफिट में तो 20 से मल्टीप्लाई करना होगा, या सेल्स में पहुंचना है तो 120 से मल्टीप्लाई करना होगा। नीचे वाला ऑप्शन में भी सेम कहानी है। मतलब फिगर कोई भी हो, रिलेशन के हिसाब से जो परसेंटेज ऑन करके बोला, उस हिसाब से जो रिलेशन बनता है, उस हिसाब से अपने को वो सेल्स वाला फिगर भी मिल सकता है, कॉस्ट वाला फिगर भी मिल सकता है, प्रॉफिट वाला फिगर भी मिल सकता है। कोई भी फिगर दे, इन तीनों में कोई भी फिगर दे, उसका डिनोमिनेटर इस रिलेशन में जो होगा वही करना है, और मल्टीप्लाई उससे करना है कि जिससे जो चीज हम लोगों को चाहिए। ये ऐसे इसलिए बोला। अच्छा, दूसरा रिलेशन देखो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स मान लो 100 है, तो टैक्स उस पे 40 रुपया लगा है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 60 बच गया ना। तो ये भी एक रिलेशन है, मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स से टैक्स घट जाता है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकलता है। इस एक एग्जांपल सोचो, टैक्स रेट मान लो 40% है, प्रॉफिट दिया हुआ है 60,000, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या है? रिलेशन से देखो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रिलेशन में 60 है, तो फिगर दिया हुआ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाला 60,000, तो डिनोमिनेटर 60 होगा। हमको पहुंचना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, हो गया 1,00,000। अच्छा, टैक्स में पहुंचना है, अपना फिगर है 60,000। यहाँ से डिनोमिनेटर होगा 60। 40 से मल्टीप्लाई कर दिया, 40,000 हो गया अपना टैक्स। ये हो गया, ये भी समझना है। अच्छा, इसके बाद देखो, इसके बाद ना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो है, उसमें कहीं पे भी ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, ये भी नहीं दिख रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आ रहा है, ये भी नहीं दिख रहा है। नेट प्रॉफिट चलो फिर भी दिख रहा है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे है? अगर ट्रेडिंग सोचो, हाँ, सेल से अपने अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि ओपनिंग स्टॉक एट परचेस लेस क्लोजिंग स्टॉक घट जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस घट जाएगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा।
अच्छा, वहां से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस घट जाएगा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल जाएगा, यानी कि ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जितना है घट गया तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल जाएगा। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर घटता है, फाइनेंस कॉस्ट घटाते हैं इधर से। अच्छा, अदर इनकम जोड़ देते हैं, एक्सेप्शनल कुछ आइटम अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कुछ रहता है वो घटा के जो रहता है वो है नेट प्रॉफिट। घटने के बाद अपना नेट प्रॉफिट निकल जाता है। ये तुमको मालूम होना है कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है, नेट प्रॉफिट इस फिगर से कैसे निकालना होता है, तो ऐसे निकालना होता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो हम लोगों को मालूम है, फिर भी बोल देता हूँ। ओपनिंग स्टॉक, उसके साथ परचेज जोड़ लेना, क्लोजिंग स्टॉक लेस कर लेना और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ लेना, तो बन जाएगा अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसके बाद क्या है, इसके बाद देखते हैं आगे बढ़ के क्या होता है। अच्छा, और एक चीज ना मैं खत्म करूंगा, 2 रेशियो और बोल के। इसमें है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, एक तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये हो गया प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, सॉरी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड। ये न्यूमरेटर होगा डिवाइडेड बाय हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन और डिवेंचर से लिया हुआ इंटरेस्ट, वो डिनोमिनेटर होगा। अच्छा, ऐसा क्यों? अच्छा, मान लो हम लोगों ने बड़ा सा लोन लिया, डिवेंचर से लोन लिया। अच्छा, इसका इंटरेस्ट पे करने के लिए हम लोग क्या फिर से एक लोन ले लेंगे? हाँ, नहीं ना। हम लोग क्या कोशिश करेंगे कि अपने बिजनेस को ऐसे करे कि वहां से इतना प्रॉफिट आए कि इंटरेस्ट इस इन लोगों का कवर हो जाए, है ना? यही तो कोशिश करेंगे। तो ये कोशिश करने के लिए हम लोगों को तो ये देखना है कि कितना प्रॉफिट अपने पास है कि अपना इंटरेस्ट कवर हो जा रहा है, मतलब कितना टाइम्स प्रॉफिट है। मतलब मान लो मेरा, हाँ, मेरा इंटरेस्ट बनता है, इंटरेस्ट और लोन बनता है 20,000 का और प्रॉफिट है 1 लाख का, यानी कि 5 टाइम्स का प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डिविडेंड, मतलब पे करने से पहले प्रॉफिट जो बनता है, मान लो 1 लाख है और इंटरेस्ट है 20,000, यानी कि 5 टाइम्स तुम प्रॉफिट कमाते हो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 5:1 हो गया। मतलब 1 रुपया इंटरेस्ट के लिए अपने पास, अपने हाथ में प्रॉफिट है अभी तक 5, तो इसलिए ऐसे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकलता है। ऐसे निकलता है ना? तो ऐसा ही है, ऐसे ही इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकलता है। तो इसके बाद और एक रेशियो लास्ट में बोलेंगे, ये है कैपिटल गियरिंग रेशियो। इसमें क्या है, इसमें ये देखना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म लोन, डिवेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल, ये 3 चीज तो हम लोगों को बैलेंस शीट में मिलता है। अच्छा, लोन, डिवेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये जो 3 चीज है, इन लोगों का तो अर्निंग जो होता है फिक्स्ड होता है ना। अर्निंग मतलब जितना रुपया लगाया उसके ऊपर परसेंटेज फिक्स हो जाता है कि इतना परसेंटेज तो इन लोगों को मिलता है, मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि फिक्स्ड अर्निंग इन्वेस्टमेंट हो गया ना ये एक तरफ से। अच्छा, ये हो गया। और इक्विटी शेयर कैपिटल का तो फ्लक्चुएटिंग है इन लोगों का, तो ये परसेंटेज फिक्स नहीं है, मतलब जितना भी अर्निंग होगा, हाँ, उसमें से फिक्स जो अर्निंग वाले हैं उन लोगों का पेमेंट करने के बाद जो भी रह जाएगा सब तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का ही रह जाएगा। तो ऐसा अगर रह जाएगा तो यही है, ऐसे करना है। तो क्या करना है, पहले लोन, डिवेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का सम बना के, हाँ, डिनोमिनेटर इक्विटी शेयर होल्डर्स का फंड लिख देंगे। लिखने से पता चल जाए कि दोनों का रेशियो क्या है, कि फिक्स्ड अर्निंग वाले का कितना पोर्शन है और इक्विटी शेयर वाले के होल्डर्स का कितना पोर्शन है। ऐसा ही करना होता है। तो ऐसे अपना कैपिटल गियरिंग रेशियो भी मिल जाएगा। तो यही है, तो इसी सब रेशियो से आगे काम हो जाएगा, बस और क्या, एंजॉय करो।